गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ अजय सिंह जाखड़, एमडी एग्रीमेंटर्स। एंड गाइस अगेन आपकी उम्मीद के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आईबीपीएस, एएफओ, आईसीआर, जेआरएफ या बीएचयू के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन्हीं के पैटर्न के बेस पे हमने एक छोटा सा जो कुछ क्वेश्चंस है, एक मॉक टेस्ट है, उसको हमने इलेबरेट करने का कोशिश किया है यहाँ पर। सो गाइज ये जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक आईबीपीएस, एएफओ, नाबार्ड, इफको, है ना, जो इनमें जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पर इलेबरेट करने की कोशिश की गई है। लेकिन इनमें क्वेश्चंस के साथ साथ इन क्वेश्चंस को पूरा का पूरा इलेबरेट किया गया है, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम क्या करते हैं, जो स्मॉल थिंग्स होती हैं, अच्छी जो कहते हैं कि एक बेसिक जो चीजें होती है, हम उनको छोड़ देते हैं। रीजन क्या होता है, उनको इसका इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। बट एट मोस्ट एंड एट लास्ट क्या होता है कि जब एग्जाम हमारा नजदीक होता है, एग्जाम के अंदर हम बैठ जाते हैं, तब हमें देखने को मिलते हैं यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे याद आ रहा है लेकिन आई थिंक सो अब मैं याद नहीं कर पा रहा हूं ना। तो ऐसे कुछ हमारे पास हमारे साथ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने उन क्वेश्चंस को देखा था, हम क्वेश्चन हमें आते भी हैं लेकिन हम उनको प्रैक्टिस में नहीं लेके आए थे। सो गाइज इनको प्रैक्टिस में लेके आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक दो बार इनकी रिवीजन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि इस बार का अगर आप आईबीपीएस, एएफओ का एग्जाम देखो, तो उस एग्जाम में आपके ज्यादातर अगर हम बात करें तो सारे ही जनरल के क्वेश्चंस थे और बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस थे, है ना। सो गाइस इन टॉपिक के ऊपर फोकस करना और इनको कोशिश करना समझने की, और कहीं भी अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। एंड गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम एक नया बैच जो कि परसों से स्टार्ट कर रहे हैं, 8 जून से, उसका आज लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर कोई भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सो गाइस मोस्ट वेलकम। So guys, first जो क्वेश्चन है आपका, plucking the apical bud of crop at about 30 to 40 days after sowing is done to stop the apical growth is known as nipping or topping। गाइस क्वेश्चन यहाँ पर ये बोला, सबसे पहले ये बोला गया कि यहाँ पर जो आपका क्रॉप है उसका एपिकल बड को आप काट देते हो। एपिकल बड मीन की जो ऊपर की ग्रोथ होती है उसको काट दिया जाता है। उस ग्रोथ को काटने को, एपिकल ग्रोथ को काटने को या फिर एपिकल ग्रोथ को रोकने को आप क्या बोलते हो? निपिंग या टॉपिंग बोलते हो। और इस निपिंग या टॉपिंग के लिए आप किस केमिकल को यूज करते हो? आपको पता होगा, इसमें हैंड से भी कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पर पूछा गया कि केमिकल जो निपिंग में यूज किया जाता है वो कौन सा है। तो ऑप्शन आपके पास है TIBA, 2,4-D, 2,4,5-T, ऑक्सिन या नन ऑफ दीज। सो गाइज यहाँ पर आपका 2,4-D और 2,4,5-T दोनों ही हर्बिसाइड है, लेकिन अगर कम अमाउंट में यूज किया जाए तो ये एज ए ऑक्सिन वर्क करते हैं। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका ऑक्सिन है। ऑक्सिन जो है आपको पता होगा प्लांट के अंदर एपिकल डोमिनेंस को इंक्रीज करवाने का काम करता है, एनहेंस करवाने का काम करता है। तो यहाँ पर निपिंग के लिए ऑब्वियस सी बात है, हम ऑक्सिन को यूज नहीं करेंगे, और 2,4,5-T और 2,4,5-D सॉरी 2,4-D और 2,4,5-T को भी आप यूज नहीं करोगे। लेकिन TIBA ये आपका क्या है? ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड, जो कि एंटीऑक्सिन काम करता है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सिन हमारा एपिकल ग्रोथ को इनहेंस करेगा, तो ये आपका उसको डिक्रीज करवाने का काम करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा केमिकल कौन सा यूज किया जाएगा? TIBA, ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड। सो गाइज अगर हम चिकपी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि चिकपी जो है वो आपका, उसके लिए सीड रेट सबसे पहले देखते हैं ना। सीड रेट जो है वो आपका 75 टू 100 केजी पर हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर काबुली ग्राम हो तो उसके लिए, आपका जो है यहाँ पर 100 टू 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर मोस्ट क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज की बात करें, मोस्ट क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज, तो वो आपकी क्या होती है? प्री फ्लावरिंग स्टेज होती है। सो गाइज अगर हम इसकी रिगार्डिंग और बात करें तो चिकपी जो है वो आपका एक लॉन्ग डे प्लांट है। कैसा प्लांट है? लॉन्ग डे प्लांट, है ना। और आपका इसकी फैमिली जो है वो आपकी लेग्यूमिनेसी है, और जिसको आप फेबेसी के नाम से भी जानते हो, है ना। और अगर हम बात करें आइडियल टेम्परेचर, तो वो आपका 10 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका चिकपी की कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और अगर लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट की कंट्री की बात करें वर्ल्ड में, तो वो आपका इंडिया है। यानी कि इंडिया की
चिकपी प्रोडक्शन में आपका फर्स्ट रैंक पे है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बार्ले क्रॉप नीड कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। बार्ले जो है एक ऐसी क्रॉप है जिसको कोल्ड या ड्राई क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। फोटो पीरियोडिकली बार्ले इज ए टाइप ऑफ क्रॉप इज, तो फोटो पीरियोडिकली यानी कि बार्ले जो क्रॉप है वो आपकी शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे है, डे न्यूट्रल है, नन ऑफ दीज है। सो गाइज आपको पता होगा क्योंकि आपका जो बार्ले है वो एक लॉन्ग डे प्लांट है यानी कि रबी सीजन की क्रॉप है ना। और अगर बार्ले के बाकी भी एस्पेक्ट्स की बात करें, बार्ले के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, तो आप बार्ले का अगर ओरिजिन की बात करें तो वो आपका क्या है, एशिया या इथियोपिया। ओके गाइस, नेक्स्ट अगर बात करूं हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट की, जो आपका हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सा है, इसका यूपी है। और अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात करें आपका, तो इनफ्लोरेसेंस, तो इसका आपको पता होगा स्पाइक जो है इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है। और मोस्ट क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज इसकी जो है आपको पता होगा टिलरिंग होती है। एंड अगर बात करता हूं डेप्थ यानी कि सीड कितनी डेप्थ पे सोइंग किया जाता है, तो वो 3 से 5 सेंटीमीटर जो है इसकी डेप्थ पे सोइंग किया जाता है। और अगर हम बात करें इसके बार्ले के रिगार्डिंग, तो बार्ले आपको पता होगा बार्ले की जो मोस्ट सूटेबल वेराइटी फॉर माल्टिंग पर्पज वो आपकी है RD137, है ना। और अगर सोल्ट टॉलरेंट, वैसे बार्ले एक सोल्ट टॉलरेंट क्रॉप है, लेकिन साल्ट टॉलरेंट इंपॉर्टेंट वैरायटी की बात करें तो वो आपकी क्या होगी, अंबर, है ना। सो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है, सुगरकेन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप इन द कंट्री इंडिया। सुगरकेन सेट जो है सीड सेट एसेंशियली हैव हाउ मेनी बर्ड्स। अगर बात करें सुगरकेन के अंदर, तो सुगरकेन आपको पता होगा कॉटन के बाद जो आपकी इंडस्ट्रियल क्रॉप है उनमें से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपकी कौन सी है, कॉटन है, लेकिन सेकंड कौन सी है, सुगरकेन है। सुगरकेन की अगर बात करते हैं तो सुगरकेन के जो सीड के सेट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इन सेट्स के ऊपर जो ये बड प्रेजेंट है, ये कितनी बड प्रेजेंट होनी चाहिए आइडियली अगर बात करें, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 है, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। तो आपको ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या होगा, 3 बर्ड यहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। बाकी अगर बात करें आपके सुगरकेन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की सुगरकेन जो है वो आपका इसके बाय प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, या फिर सुगरकेन की रिगार्डिंग बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हम पढ़ते हैं ना, तो उनको एक हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता होगा शुगर केन जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है शुगर के लिए, है ना। इसके अगर प्रोडक्ट की बात करें तो शुगर आप इससे गुड़ या फिर खांड सारी इससे आप बना सकते हो। एंड गाइस इसके बायो प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो आपके क्या है, मोलेसिस, सेकंड आपका जो है बैगेज, थर्ड आपका अगर बात करें तो यहाँ पर प्रेस मड। मोलिसिस से आप क्या करते हो, बैगेज से आप क्या करते हो, और प्रेस मड से क्या करते हो। मोलिसिस आपके यहाँ पर क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि विच प्रोडक्ट और विच बाय प्रोडक्ट ऑफ सुगरकेन इंडस्ट्री इज यूज्ड फॉर द एल्कोहल फॉर्मेशन। सो गाइज आपका एल्कोहल फॉर्मेशन के लिए मोलिसिस को यूज किया जाता है। सेकंड बैगेज की अगर बात करता हूं तो बैगेज आपका पेपर इंडस्ट्री के लिए बहुत यूजफुल है। और जो आपका ये बैगेज है इससे फ्यूल प्रोडक्शन भी किया जाता है। प्रेस मड जो है वो आपका मैन्योर का काम करता है ना। सो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो है बाय प्रोडक्ट हैं जिनसे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट आपको पता होगा टर्मिनोलॉजी की, तो आपका यहाँ पर इसके ओल्ड या जो आपके एक्स्ट्रा लीफ होते हैं उनके लीव्स को रिमूव करना क्या कहलाता है, डी ट्रेसिंग। क्या होता है, डी ट्रेसिंग। और सपोर्ट प्रोवाइड करवाना यानी कि मिट्टी से उसका अर्दिंग अप, यानी कि क्या किया जाता है अर्दिंग अप में, पौधे के साथ जड़ों के साथ मिट्टी को चढ़ाया जाता है, दैट इज द नोन एज अर्दिंग अप, है ना। सो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट थे शुगर केन के रिगार्डिंग। और अगर बात करूं तो आपका शुगर बोल जो है वर्ल्ड के अंदर किसे बोला जाता है, क्यूबा को बोला जाता है। और अगर ब्रिक्स रीडिंग आपको पता होगा, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर इज यूज्ड टू मैच्योरिटी इंडिसिस इन द शुगर केन, है ना। तो आपकी शुगर केन के अंदर कुछ मैच्योरिटी को इंडिसिस करने के लिए यहाँ पर आपका ब्रिक्स रीडिंग को यूज किया जाता है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा, है ना। तो उसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए जब प्रॉपर मैच्योर हो जाता है, तो वो आपका 18 to 25, है ना। ब्रिक्स रीडिंग इंपॉर्टेंट है किसके लिए, मैच्योरिटी इंडिकेशन के लिए।
नेक्स्ट गाइस आपका क्वेश्चन है द पिक्यूलियर पेंजेंसी ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अगर हम बात करते हैं रेपसीड या मस्टर्ड के अंदर जो पेंजेंसी प्रेजेंट होती है ना, वो किसकी वजह से होती है? तो आपको पता होगा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो है जैसे यूरेसिक एसिड, सिनिग्रीन, ग्लूकोसिनोलेट, ओलिक एसिड या आपका बोथ ए एंड डी। सबसे पहले यूरेसिक एसिड के बारे में पता होना चाहिए। ये एक आपका हार्मफुल केमिकल होता है जो कि अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में यानी कि ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है तो हार्मफुल होता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो अगर बात करें तो ग्लूकोसिनोलेट जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड प्रेजेंट होता है आपका मस्टर्ड के अंदर। ओलिक एसिड भी होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब पंजेंसी की बात आती है रेपसीड या मस्टर्ड के अंदर तो उसके लिए इंपॉर्टेंट आपका क्या होगा? सिनीग्रीन आपका जो है इंपॉर्टेंट कंपाउंड होगा, है ना गाइज। सो ये चीज याद रखना। और अगर आगे भी रेपसीड या मस्टर्ड के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सीड रेट आपका कितना होता है रेपसीड या मस्टर्ड का? 4 to 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, है ना। ये आपका क्या है? सीड रेट है। और अगर बात करें तो इसके रिगार्डिंग एनपीके रिकमेंडेशन कितना होता है इसमें? 60-40-40 का रेशियो। और इसमें सल्फर भी आपका अप्लाई किया जाता है। तो सल्फर की बात करें तो 20 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपका जो है सल्फर अप्लाई किया जाता है। एंड ऑयल कंटेंट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ब्रासिका जुन्सिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है आपका तो याद रखना ब्रासिका जुन्सिया में ऑयल कंटेंट आपका 35% होता है। और अगर आपका कॉम्पेस्ट्रिस में ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस के अंदर आपका ऑयल कंटेंट पूछा जाए तो आपका 42 to 45% होता है। एंड गाइज आपका जो है लीन सीड क्रॉप के बारे में सुना होगा आपने, जो कि एक ऑयल कंटेंट क्रॉप है, उसमें आपका 40% जो है ऑयल होता है और आपका 20% इसमें जो है प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अगर बात करें तो लीन सीड को हम फ्लेक्स भी बोलते हैं और लीन सीड के फ्रूट को आप क्या बोलते हो? कैप्सूल बोला जाता है ना। सो गाइज यहाँ तक आपका ये जो था रेपसीड और मस्टर्ड के रिगार्डिंग की बात करते हैं। आइडियल टेम्परेचर फॉर सोइंग ऑफ चिकपी इज 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ चिकपी इज, अभी हमने चिकपी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि इनफ्लोरेसेंस ऑफ चिकपी इज नोन एज ऑक्सिलरी रेशमे, पेनिकल, ईयर, हेड और आपका पोट। तो आपको पता होगा इनफ्लोरेसेंस जो है चिकपी का वो क्या होता है? ऑक्सिलरी रेशमे जो है इसको बोला जाता है। सो गाइस इसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके। नेक्स्ट आपका है SAR, सोडियम एड्सॉर्प्शन रेशियो इज यूज्ड टू assess the alkali related hazard of water. Which of the following SAR range is termed as SAR class S2? तो आपका SAR जो है आपको पता होगा सोडियम एड्सॉर्प्शन रेशियो अगर ज्यादा होता है आपका वाटर के अंदर, है ना, तो ये कुछ है हार्मफुल होता है, इफेक्ट होता है इसका। तो इसकी रेंज पूछी गई है, आपको पता होगा इसके रिगार्डिंग 4 क्लासेस होती है ना, S1, S2, S3, S4। तो इसमें से पूछा गया कि S2 क्लास कौन सी है ना। तो आपकी यहाँ पर 4 क्लासेस की बात करें तो मैं आगे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले इसका आंसर देता हूँ। 10 to 18 जो है वो आपका इसका जो है S2 क्लास है, लेकिन आपका S1 जो है वो 0 to 10, 18 to 26 जो है S3 क्लास है और आपका S4 क्लास जो है वो मोर देन 26 है। इनमें से आपका जो अगर मोस्ट मतलब इफेक्टिव की बात करें, जो बेस्ट आपका है इनमें से, वो कौन सा है? S1 क्लास होती है ना। ये पूरा का पूरा आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो S1 क्लास का पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है कि S1 जो है वो लो सोडियम हैजर्ड होता है, 0 to 10 इसका वैल्यू है, और S2 में 10 to 18 है। इसको आप यूज कर सकते हो बट कुछ मैनेजमेंट के साथ, लेकिन S3 क्लास और S4 क्लास को आप यूज नहीं करते क्योंकि ये मोस्ट ऑफ क्रॉप के लिए हार्मफुल इफेक्ट इनका जो है आपके प्लांट के ऊपर पड़ता है और इससे प्रोडक्शन आपका डिक्रीज हो सकता है और प्लांट भी इसमें ग्रो नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोपेगेशन मेथड इज यूज्ड इन ड्रूपी और वाइनी। जो ड्रूपी क्रॉप होती है, ड्रूपी जो आपके हैं या फिर वाइनी यानी कि जो वाइनी टाइप के प्लांट है उनके लिए कौन सा आप प्रोपेगेशन मेथड यूज करते हो? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ये लेयरिंग के कुछ मेथड दिखाए गए हैं। लेयरिंग आपका क्या होता है कि प्लांट के ऊपर लगे हुए, प्लांट के ऊपर जब ब्रांच लगी होती है जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, और उसी समय उसको आप मिट्टी के अंदर दबा देते हो और उससे एक नया प्लांट बन जाता है क्योंकि नीचे रूट इमर्ज हो जाती है।
तो वो आपका मेथड क्या कहलाता है, लेयरिंग कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ लेयरिंग के टाइप है, इनमें से कौन सा लेयरिंग का टाइप जो है ड्रूपी या वाइनी प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ड्रूपी या वाइनी प्लांट के लिए सर्पेंटाइन या फिर जो कंपाउंड लेयरिंग है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है, जो कि यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इफ ए फार्मर हैज 2 to 4 हेक्टेयर लैंड देन फार्मर विल बी कैटेगराइज एज, कि आपका फार्मर के पास अगर 2 से 4 हेक्टेयर लैंड है तो उस फार्मर को आप क्या बोलते हो। आपने पढ़ा होगा स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, है ना। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं ना। तो गाइज आपको पता होगा स्मॉल फार्मर कौन सा होता है, मार्जिनल कौन सा होता है, सेमी मीडियम, मीडियम कौन सा होता है ना। सो गाइज यहाँ पर मार्जिनल है या फिर स्मॉल है या फिर वेरी स्मॉल है या मीडियम है या फिर सेमी मीडियम है। सो गाइज 2 to 4 की बात करते हैं तो ये आपका किस में जाएगा, ये सेमी मीडियम में जाएगा। किस में जाएगा, सेमी मीडियम में यहाँ पर आंसर। तो बाकी अगर 4 क्लासेस की इनकी बात करता हूं तो 4 क्लासेस इनकी क्या क्या है। आपका सबसे पहले आता है मार्जिनल फार्मर। तो मार्जिनल फार्मर की बात करें तो वो आपका लेस देन 1 हेक्टेयर या अप टू 1 हेक्टेयर। सेकंड आपके स्मॉल फार्मर्स आते हैं, जो कि ये अगर बात करें तो वो आपके हैं 1 से 2 हेक्टेयर। और अगर स्मॉल की बात करें तो आप सेमी मीडियम आता है, जो कि 2 to 4 हेक्टेयर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और 4 to आपका 10 हेक्टेयर जो जाएगा वो मीडियम जाएगा। और उसके बाद आता है लार्ज फार्मर, जो कि आते हैं मोर देन 10 हेक्टेयर लैंड, है ना। सो गाइज इनको अच्छे से पढ़ लेना, डिस्कस कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स के अंदर अकेला आईबीपीएस एएफओ नहीं, नाबार्ड में भी इसको पूछा जा चुका है, आईसीआर में भी इसको पूछा जा चुका है। तो बीएचयू के लिए भी ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। और स्टेट एग्रीकल्चर जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये बहुत बार आपका क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। नेक्स्ट गाइस जो है क्वेश्चन आपका है, प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स। तो आपका जो मेल एंड फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करना होता है वो आपका उसको क्या बोलते हो, मेगा गैमेटोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, या आप उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हो। सो गाइस सबसे पहले इनको डिस्कस करते हैं कि मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या है, स्पोरोजेनेसिस क्या है, गैमेटोजेनेसिस क्या है और आपका माइक्रो गैमेटोजेनेसिस क्या है। गाइज आपका अगर माइक्रो गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि आपका मेल गैमीट का या मेल स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो आपका माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में होता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर मेगा गैमेटोजेनेसिस, अब आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सर माइक्रो गैमेटोजेनेसिस तो आपने बता दिया, तो मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या है। तो मेगा गैमेटोजेनेसिस है कि इसके अंदर आप मेगा स्पोर प्रोड्यूस होते हैं जो है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, है ना। मेनली आप बोल सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम ए मेगास्पोर इज नोन एज मेगा गैमेटोजेनेसिस। एंड नेक्स्ट आपका है स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस डियर क्या होता है कि आपका माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और मेगास्पोर आपके ओव्यूल्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो इन स्पोर्स को प्रोडक्शन होना वो आपका क्या है, स्पोरोजेनेसिस होता है। एंड गाइज आपका यहाँ पर एक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जब माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं कहाँ, पोलन सैक के अंदर, है ना। या फिर माइक्रोस्पोर जो है वो आपके, उनको आप पोलन मदर सेल भी बोलते हो, तो वो आपका क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और अगर मेगास्पोरोजेनेसिस पूछ लिया जाए तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है मेगास्पोर मदर सेल का प्रोडक्शन होना, या फिर आपका ओव्यूल के अंदर जब मेगास्पोर मदर सेल बनती है तो उसे आप क्या बोलते हो, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हो। एंड गाइज यहाँ पर मेनली क्वेश्चन पूछा गया था प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो मैंने गैमेटोजेनेसिस को इसलिए डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होना माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में वो आपका गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। सो इसका आंसर आपका क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। तो गाइज यहाँ पर किसी के भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड गाइज आज तक मैंने कभी नहीं किया लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाइज आप चैनल को, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे वीडियोस को एक्सेस करने के लिए। और अगर आप अपने फ्रेंड्स को अगर शेयर करना चाहते हो या आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कमेंट करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट फिर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।